पूरे देश में अपने परिवार का गुणगान गाने का काम किया है, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने का चिंता नहीं किया है। देखिए, अभी भी ये जुमलों की बात कर रहे हैं और हवाबाजी की बात कर रहे हैं। जिस टाइम देश 1947 में आजाद हुआ था, उस वक्त देश का बजट 196 करोड़ का था, आज 28 लाख करोड़ का है। 1947 में देश के प्रति व्यक्ति औसत आयु 37 वर्ष हुआ करती थी, जो बढ़कर के आज 67 वर्ष से ऊपर होने का काम हुआ। प्रति व्यक्ति औसत आय 7,000 रुपए हुआ करती थी, आज 1 लाख रुपए से ऊपर होने का काम हुआ। मेरा राष्ट्रवाद कहता है कि निश्चित रूप से देश में बेहतर सुविधाएं हो, बेहतर व्यवस्थाएं हो, बेहतर प्रजातांत्रिक मूल्य हो, बेहतर संवैधानिक व्यवस्थाएं हो, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना ही मेरा राष्ट्रवाद है। ठीक है राजीव, वी गॉट द पॉइंट, बट थोड़ा सा आगे जाए। आपने कहा था कि इनकी पार्टी एक फैमिली पे रिवॉल्व करती है, पर यह भी कहा जाता है कि आपकी पार्टी एक व्यक्ति के अराउंड रिवॉल्व करती है। बिल्कुल, विदाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी, व्हाट इज द बीजेपी टुडे? एक जैसे एक परिवार में एक मुखिया, घर में हर एक परिवार में एक मुखिया का जो रोल रहता है, हमारे परिवार के, भाजपा के परिवार के सबसे बड़े हमारे नेता हैं, हमारे देश के नेता हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं। बट लेकिन हम एक परिवार के आधार पर चलने वाली पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कोई परिवार से आते हैं क्या? इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को अगला प्रियंका को बच्चे को लेकर अभी से घूम रहे हैं, ताकि अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष भी परिवार से हो जाए। तो इनकी आज तक, जब से सोनिया गांधी बनी 98 से लेकर आज तक केवल सोनिया गांधी बनी रही, उसके बाद राहुल गांधी बने, उसके बाद आजकल में सुना है कि इन्होंने प्रियंका के बेटे को अडॉप्ट किया है ताकि उनको बना सके, उसके बाद उनको बना सके। ये कोई राजनीतिक पार्टी थोड़ी है, ये राजवंश है। ये अपने आप को पार्टी कह के देश का, राजनीति का, लोकतंत्र का अपमान मत करिए। देखिए, लोकतंत्र का अपमान तो आप ही कर रहे हैं, इसलिए अपमान कर रहे हैं कि पंडित नेहरू सन 52 में, सन 57 में और सन 62 में 3 चुनाव लड़े और तीनों चुनाव जीते। जनता ने जिताने का काम किया। करीब प्रधानमंत्री नहीं, जनता ने चुनने का काम किया, जनता ने जिताने का काम किया। उसके बाद राजीव गांधी जी को भी जनता ने जिताया, नरसिम्हा राव साहब को भी जनता ने जिताया, मनमोहन सिंह साहब को भी जनता ने जिताने का काम किया। आपने फैमिली की बात की, बहुत स्पष्ट मैं कह देता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि गांधी फैमिली कांग्रेस पार्टी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी और न्यूक्लियस है। हमें गांधी इस पे गर्व है, हमें इंदिरा गांधी जी की शहादत पे भी गर्व है, हमें राजीव गांधी जी की शहादत पे भी गर्व है, हमें पंडित नेहरू के 9.5 साल जो जेल में उन्होंने बिताए आजादी के पहले, उस पर भी गर्व है। और पंडित नेहरू ने जो बहुत बेहतर तरीके से देश का निर्माण किया, प्रजातंत्र का, आज जो हम देख रहे हैं कि हर 5 साल बाद और कोई नहीं थे, और कोई नहीं बोल लो। अभी फैमिली की बात की ना, अभी फैमिली की बात कर रहे हैं, अभी फैमिली की बात कर रहे हैं। फैमिली में अभी मनमोहन सिंह साहब नहीं आते हैं, तो प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए। वो तो रिमोट थे, वो तो कठपुतली की तरह आपने नचाया। सुनिए, ये दक्षिणा भाषण से कुछ नहीं होगा, देश की जनता सुनना चाहती है। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि पंडित नेहरू ने जिस तरह से चुनाव लड़े, इंदिरा जी ने चुनाव लड़कर के जीत हासिल की, राजीव जी ने चुनाव लड़के जीत हासिल की, नरसिम्हा राव साहब ने जीत लड़के हासिल की, शास्त्री जी ने जीत लड़कर के हासिल की, और उसके बाद मनमोहन सिंह साहब ने जीत लड़कर के हासिल की। आप प्रजातंत्र में जनता चुनती है, जनता जिसको चुनेगी वो सिरमौर होगा 2019 में भी। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमा लिए फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमा लिए फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। अभी आप रुकिए, लेट हिम आल्सो टॉक। दिस इज नॉट अ हिंदी चैनल डिबेट, वी आर हैविंग अ प्रॉपर थिंग डिस्कशन विद एवरीबॉडी हियर, सो लेट हिम आल्सो स्पीक। थोड़ा सा एक मना कहां कर रहा हूं, बोले सच बोले। लेकिन आपका दावा यह है क्या कि राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस पार्टी को नेतृत्व देने के लिए और कोई नहीं है? जिन्होंने आगे आया उनके खिलाफ लड़ने के लिए, उनको अपने पार्टी से निकाल दिया। जो भी उनको कांग्रेस पार्टी परिवार को जो भी चुनौती देता है, उनको पार्टी से अलग किया जाता है। और जिस प्रकार, और कौन से चुनाव राहुल गांधी ने जीते, लगातार हार ही रहे, और इस बार अमेठी में भी हारेंगे, इसी डर से वायनाड चले गए। और कौन सी जीत की आप बात कर रहे हैं? तो एक पार्टी को खत्म करने का राहुल गांधी और उनके परिवार ने पूरा एक सोची समझी उनकी सोच होगी। ये पार्टी रहेगी तो हमारे बदौलत रहेगी, नहीं तो पार्टी को हम खत्म करेंगे, पार्टी को नहीं आगे होने देंगे। आप जैसे लोगों के साथ जरा सरासर अन्याय है, कम से कम अपने लिए तो सोचो। पर जीवीएल, आप कह रहे हैं राहुल हार गए, राहुल हैज नॉट येट लॉस्ट एन इलेक्शन, सो टू बी फेयर टू हिम। मेरे मित्र ने कहा कि हम विरोध को बर्दाश्त नहीं करते। मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहूंगा, यहाँ बहुत सम्मानित लोग बैठे हैं। जितेंद्र प्रसाद जी, आपको याद होगा, बड़ी पत्रकार हैं देश की, सोनिया गांधी जी के सामने ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन लड़े, इलेक्शन हार गए,
उसके बाद उनकी धर्मपत्नी सांसद रही, उनके बेटे यूपीए सरकार में मंत्री रहने का काम किया, जतिन प्रसाद जी। तो ये एक उदाहरण मैंने आपको तो इनके पास जाने वाले थे। देख कोई बात नहीं, देखिए ये कुछ भी कह सकते हैं, मेरे मित्र है, चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद सब लगाती है। लेकिन एक शेर पढ़ देता हूं, 2014 में आपने तय किया था, कहां तो चरागा तय है हर एक घर के लिए, कहां चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। इसलिए लोग अब कहने लगे, कैसे कैसे मंजर आने लगे, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल अब कुमलाने लगे, ये कमल के फूल अब कुमलाने लगे। माय डियर, ये आप 2019 क्या 2024 में भी कांग्रेस पार्टी के लिए कोई मौका नहीं है। जिस प्रकार की राजनीति पर कांग्रेस पार्टी चल पड़ी है, ये इस चुनाव के बाद आपका पूरी तरह कांग्रेस पार्टी का खत्म होना तय है। इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार आपके परिवार ही हो। मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा, मैं शुभकामना देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के अपने मित्र को, और भारतीय लोकतंत्र में विरोधी को शुभकामनाएं दी जाती हैं। आप हमारे खात्मे की उम्मीद करिए, हम आपको शुभकामना देते हैं। हमारी कांग्रेस की पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की यही अंतर है, हम प्रेम के व्यक्ति हैं, अहिंसा के व्यक्ति हैं, सत्य के व्यक्ति हैं। अच्छा। आप निश्चित रूप से कहना हिंसा के व्यक्ति हैं, असत्य के व्यक्ति हैं। और निश्चित रूप से आप जो है जिस तरह दुर्भावना से काम कर रहे हैं, चलेगा नहीं। आपके गले लगेंगे क्या? पूरे देश को, पूरे हिंदू समाज को आतंकवादी कहना क्या प्रेम का कोई उदाहरण था? माय डियर फ्रेंड, भारत को जलील करना, मुझे बताएंगे, भारत की संस्कृति को जलील करना, देखिए वो एक प्रेम का कहानी था। आप जिस प्रकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो गलत बयानी करते हैं, जिसके लिए आपको बार बार कोर्ट में माफी मांगनी पड़ रही है, क्या ये कोई प्रेम की कहानी है? आप कहने में और करने में कितने अंतर है, देश की जनता जानती है। देखिए, मैंने अपने अकाउंट से 15 लाख रुपए निकलवाए, और 15 लाख रुपए निकलवा करके बुलेट ट्रेन का टिकट लिया। 100 नई स्मार्ट सिटीज में से घूमता हुआ, रोजगार की तलाश में घूमता हुआ पहुंचा, तो देखा रोजगार के मेले लगे हुए हैं और प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिल चुका है, सिर्फ मैं ही रोजगार से रह गया हूं। उसके बाद मैंने देखा खेतों खलियानों में फसल लहला रही है, कोई किसान आत्महत्या नहीं कर रहा है। अयोध्या पहुंचा तो देखा कि राम मंदिर बन चुका है, भव्य राम मंदिर। उसके बाद जब आगे पहुंचा तो गंगा पूर्णतः सफाई हो चुकी है, पूरे देश में गाय की हत्या बैन हो चुकी है, आर्टिकल 370 हट चुकी है। इससे पहले हमने मंत्री जी को सुना, हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम निश्चित रूप से आर्टिकल 370 हटाएंगे। उससे पहले क्या घास छिल रहे थे जब सत्ता में नहीं थे कि अभी तक पूर्ण बहुमत की सरकार थी, हटा देते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो भगवान राम को छलती है, गंगा को छलती है, गाय को छलती है, वो देश के किसानों और नौजवानों को तो छलेगी छलेगी। माय डियर फ्रेंड, 33% से 98% ले जाना ये कोई छोटी काम है? और जिस प्रकार देश के दुश्मनों को हमने जो उनको बेहाल किया, उससे आपका भी हाल बेहाल हो गया, यही दिक्कत है। और जिस प्रकार पूरे विश्व में भारत की छवि आज बढ़ गई है, विश्व में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत का है। आज विश्व में हम छठे सबसे बड़े अर्थव्यवस्था बन गए। आपके कार्यकाल में 13-14 में इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर रहते हुए हम विश्व के सबसे 5 कमजोर अर्थव्यवस्था में थे। ये विश्व की आंकलन है। वहां से लेकर आज सबसे तेज गति से ग्रो करने वाली देश बन गए हैं। क्या यह विकास नहीं है? क्या आप भ्रमित राजनीति नहीं कर रहे हैं? प्रिया जी, मैं तो मिथ्यावादन करता नहीं हूं। मेरे मित्र को ये जो पार्लियामेंट में सरकार ने जवाब दिया था कि शिक्षित बेरोजगारी दर देश में 18.6% बढ़ गई है, कृपया दे दीजिए, पढ़ लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट 24 लाख वैकेंसीज पे बैठी हुई है देश में, जिसको राहुल गांधी जी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में वादा किया कि 2020 तक सरकार बनने के बाद हम मार्च 20 तक भरने का काम करेंगे, कृपया ये भी दे दीजिए। इसके अलावा अब आप दे दीजिए टैकीज, जो आईटी हमारी कंपनीज हैं या टेलीफोन कंपनीज हैं, उन सब में बिल्कुल बेरोजगार खत्म हो गया है, वो बंदी के कगार पे हैं। जेट एयरवेज अभी बंद हो गई है, जिसमें एक एम्प्लॉय ने अभी सुसाइड भी किया है, कृपया ये भी दे दीजिएगा। इसके अलावा मैंने जो कहा कि 14 साल में सबसे कम इन्वेस्टमेंट हो गया है, इसके बारे में भी दे दीजिए। ये आंकड़ों मेरे आंकड़ों पे बात नहीं करेंगे, एक मिनट प्लीज। और उसके अलावा मोदी सरकार ने अचीवमेंट्स तो किए, हमसे आगे निकली मोदी सरकार, 2 चीजों में आगे निकली। पहला, प्रचार पर पैसा खर्च करने में करीब 6,000 करोड़ रुपए खर्च किया। कांग्रेस ने करीब 2,000 करोड़ रुपए 10 साल में खर्च किया। मोदी सरकार हमसे आगे निकल गई। दूसरी बात में मोदी सरकार आगे निकली, दूसरी बात में आगे निकली कि क्रूड के दाम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कम हुए
और मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने का काम किया। इस मामले में मोदी सरकार हमसे आगे निकली। तीसरे विषय पे बहुत स्पष्ट कहते हैं, बचपन में हम सुनते थे जीवीएल, आपने भी सुना होगा, दे दी हमें आजादी बिना खटक बिना ढाल, लेकिन अब उसका जो गाना है वो बदल गया है, दे दी हमें नोटबंदी बिना बात बिना काम, जुमलों के बादशाह तूने कर दिया कमाल। तो जुमलों के बादशाह ने जो कमाल किया है नोटबंदी करके, जीएसटी को गलत तरीके से लागू करके, तो कांग्रेस को यह कहना पड़ा कि जीएसटी 2 लेकर के आएंगे, जिसमें टीका लगने के ऊपर, जिसमें स्वास्थ्य दवाइयों के ऊपर, जिसमें अन्य जरूरी सामानों पे जीएसटी नहीं लगेगा, सिंगल टैक्स एक होगा। और मैं याद दिलाना चाहूंगा जीवीएल, प्रधानमंत्री मोदी ने 2013 में वादा किया था देश के किसानों का ऋण माफ करेंगे, लेकिन 3,17,000 करोड़ रुपए आपने माफ कर दिए उद्योगपतियों के। देश के किसानों का माफ नहीं करते हो। नहीं, झूठ नहीं है, झूठ नहीं, झूठ बोलने का आपको मुबारक। जब आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो लोगों को कंफ्यूज करने के लिए 50 चीज जाकर के रख दीजिए, ये है वो है, ये है वो है। अर्थव्यवस्था 6ठी अर्थव्यवस्था बन गई है विश्व में। सबसे कम इन्फ्लेशन पिछले कई दशकों में 5 साल में रहा है, कभी भी 5% से आगे नहीं बढ़ा है। ये मूल सूचकांक है जिसके आधार पर देश और विश्व आपको आंकता है। और सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विश्व में, सबसे ज्यादा एफडीआई पाने वाला देश भारत है। जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, इन चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की अखंड अद्भुत विजय होने वाली है। और कांग्रेस पार्टी के जो सरकारें हैं उनको बचाकर रखना पड़ेगा इनको, क्योंकि जनता उनके साथ नहीं है। तो कम से कम विधायक आपके साथ रहेंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, क्योंकि आज जो जनता की मूड है पूरे देश भर में, मोदी जी है तो मुमकिन है। तो इसलिए मोदी चाहिए। बड़ी जीत के साथ हमें और एक बार सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, सपने देखना बड़ा अच्छी बात है और दिन में सपने देखना लेकिन बुरी बात है। जो ये देख रहे हैं मेरे मित्र कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी इन 3 राज्यों में, मोदी जी है तो मुमकिन है कि राम मंदिर नहीं बनेगा, मोदी है तो मुमकिन है कि गंगा साफ नहीं होगी, मोदी है तो मुमकिन है किसानों की आत्महत्या बढ़ेगी, मोदी है तो मुमकिन है कि 4 करोड़ लोगों के रोजगार चले जाएंगे, मोदी है तो मुमकिन है निश्चित रूप से हमारे देश में रूरल डिस्ट्रेस हो जाएगा, मोदी है तो मुमकिन है हमारे छोटे व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन घटता चला जाएगा, मोदी है तो मुमकिन है कि जीडीपी घटती चली जाएगी, मोदी है तो मुमकिन है 500 जवान शहीद हो जाएंगे। टोटली आउट ऑफ टाइम। एक सवाल हो सकता है, 1-2 सवाल जल्दी से कर देते हैं। और सॉरी, बिल्कुल टाइम खत्म है, हमारे अगले गेस्ट इंतजार कर रहे हैं, मगर यू गॉट द जिस्ट ऑफ द पीपल। समझ गए, ठीक है। यू कैन सी, अभी आपको वोटिंग का दिन आएगा, आप जरूर वोट डालिए। बट फॉर नाउ, थैंक यू जीवीएल एंड थैंक यू राजीव फॉर कमिंग। थैंक यू, थैंक यू। जोरदार तालियां हो जाए हमारे दोनों ही मेहमानों के लिए, जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच राजीव त्यागी जी और जीवीएल नरसिम्हा राव जी। और बेहद गर्मजोशी से सवालों का जवाब दिया, ज्वलंत सवाल थे, पर जो सवालों के जवाब थे वो भी बहुत ही अच्छे थे। और अब ऋषिका, मुझे लगता है समय आ गया है कि हम आगे बढ़े अपने अगले सेशन की ओर, और ये जो सेशन है वो बेहद खास सेशन होने वाला है। Well, absolutely. A very big thank you to GVL Narasimha Rao and Rajiv Tyagi. I think that was a very riveting conversation with a lot of engagement from the audience, a lot of cheering and clapping. So it's good to see that you guys are all awake and tuned in and listening, because our next session is also, with a very fiery politician. We're going to have Chandrababu Naidu joining us live from Amravati. He is, of course, the Andhra Pradesh Chief Minister, awaiting a mandate of the people very eagerly on, not just his chief ministership, but also, his relevance in national politics. So Chandrababu Naidu is going to be joining us. We are going to do a small technical check, so we request you to bear with us for the time being. But I promise you, anyone who knows Chandrababu Naidu, has heard him speak or has heard him give interviews, he's given several to NewsX. He is a very, very fiery politician, not afraid to take on any question, and, does in fact have a mind of his own, a vision. So let's see, what the Andhra Pradesh Chief Minister really has to say about India next.